नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 27 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। भारतीय क्षेत्र डेमचोक में चीनियों ने गाड़े तंबू एलएसी पर गंभीर हो सकता है तनाव, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। भारतीय सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान में पलट रही बाजी, तालिबान को पिछले 4 दिनों में हुआ भयंकर नुकसान, हजारों तालिबानी हुए ढेर। जी हाँ, कमर टूट रही है। अफगानिस्तान और अमेरिका समेत चौतरफा एयर स्ट्राइक। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को दी युद्ध की धमकी, कहा रूस की सेना जंग के लिए तैयार। जी हां, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर चाइना ने एक तरीके से भारत को दिखाया आंख। जी हां, चाइना ने किया बड़ा ऐलान, भारत के मछुआरों को नहीं देगा एंट्री। जी हां, हजारों बेरोजगार नाविकों की एंट्री को बैन कर दिया है, वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच असम और मिजोरम सीमा पर भयंकर बवाल के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से लगाई दखल देने की गुहार। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें फटाफट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारतीय क्षेत्र डेमचोक में चीनियों ने गाड़े तंबू एलएसी पर गंभीर हो सकता है तनाव, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, दरअसल भारत चीन विवाद के बीच एलएसी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीनियों ने भारतीय हिस्से डेमचोक में तंबू लगा लिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भारत सरकार के बड़े अधिकारियों के हवाले से लिखा गया है कि भारतीय क्षेत्र डेमचोक में चॉर्डिंग नाला के पास चीनियों ने तंबू गाड़ दिए हैं, और बार बार कहने के बाद भी चीनी उस हिस्से को खाली करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि डेमचोक वही क्षेत्र है जहां करीब 20 दिन पहले चीन ने अपने सैनिकों को भेजा था। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने डेमचोक में घुसे लोगों को सिविलियन कहा है और कहा है कि उन लोगों को जगह खाली करने के लिए कहा गया है, लेकिन पूरे इलाके में अभी भी उनकी मौजूदगी बरकरार है। आपको बता दें कि डेमचोक में पहले भी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष हो चुका है। पहले भी चीन के सैनिक गाड़ियों के साथ भारतीय क्षेत्र में घुस चुके हैं। 2014 में जब चीनी के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया था, उस वक्त भी चीन की सैनिक डेमचोक में घुस चुके थे। और जब पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से इसकी शिकायत की थी तो उसके करीब एक हफ्ते के बाद चीन के सैनिकों ने डेमचोक इलाके को खाली कर दिया था। लेकिन इस बार कहा गया है कि चीन के सैनिकों नहीं बल्कि चीन के आम नागरिक डेमचोक में तंबू गाड़ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है और ये टकराहट जारी। आपको बता दें कि डेमचोक में पहले भी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हो चुका है। 1990 के दशक में इंडिया चाइना ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि डेमचोक और ट्रिग हाइट्स वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद बिंदु हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच नक्शों का आदान प्रदान भी किया गया था, जिसके तहत एलएसी पर 10 अलग अलग क्षेत्रों को मान्यताएं दी गई थी। तो दोस्तों, जिस तरीके से चाइना इन विवादित क्षेत्रों में घुसकर दादागिरी दिखा रहा है, इससे एक बात तो तय है कि आने वाले समय में टकराहट और बढ़ेंगे। और चाइना की ये दादागिरी के खिलाफ भारतीय सेनाएं भी आक्रामक मोड में हैं और खुला आदेश भी भारतीय सेनाओं को मिल चुका है। अफगानिस्तान, अगली अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान में पलटने लगी है बाजी, तालिबान को पिछले 4 दिनों में हुआ भयंकर नुकसान, हजारों तालिबानी हुए ढेर, चौतरफा हो रहा है स्ट्राइक। जी हाँ, अफगानिस्तान में करीब 200 जिलों पर नियंत्रण स्थापित करने वाले तालिबान को अब सेना की तरफ से करारा जवाब मिलना शुरू हो चुका है। और पिछले 4 दिनों में अफगानिस्तान में एक बार फिर से सेना बढ़त बनानी शुरू कर दी है। तालिबान नियंत्रित जिलों पर फिर से सेना से छीनना शुरू कर दिया है और इस दौरान तालिबान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान सैनिकों को अमेरिका से भी मदद मिली, तालिबान पर हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने बताया है उन्होंने पिछले 4 दिनों में करीब 950 तालिबानी चरमपंथियों को मार गिराया और 500 से ज़्यादा चरमपंथी इस दौरान ऑपरेशन में घायल हो गए। अफगानिस्तान सेना और तालिबान के बीच 20 से ज़्यादा प्रांत और 9 शहरों में भारी संघर्ष चला। तालिबान नियंत्रित कई जिलों को वापस सेना अपने संघर्ष में लेने के लिए बड़े स्तर पर अभियान भी चला रही है, जिसमें अफगानिस्तान वायुसेना पहली बार एक्शन में नजर भी आई है। वहीं अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक कांधार पर एक बार फिर से सेना अपना नियंत्रण बनाने वाली है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी दी युद्ध की धमकी, कहा रूस की सेना जंग के लिए तैयार। जी हाँ,
दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सख्त चेतावनी दी है। रूस की नौसेना शत्रुओं के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए एकदम तैयार है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ये बयान क्रीमिया को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ चल रहे तनाव के बीच आया है। दरअसल वर्ष 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से जबरन अलग कर दिया था, लेकिन अभी भी ज़्यादातर दुनिया क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानती है। अमेरिका और ब्रिटेन के तनाव के बीच ही रूस ने अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 और निरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नौसेना दिवस पर सेंट पीटरबर्ग में आयोजित एक विशाल परेड समारोह में कहा है कि फिलहाल हम पानी के अंदर, पानी के ऊपर से हवा और हवा में उड़ रहे हैं, दुश्मनों की पहचान करने और उनको करारा जवाब देने में सक्षम हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हमला भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने रूस के नए हथियारों को पराजय करार दे दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में क्रीमिया प्रायद्वीप के पास ब्रिटेन के युद्धपोत भेजने पर रूस ने अपने लड़ाकू विमान भेजे थे और इसमें दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। अगले अपडेट वीडियो असम मिजोरम सीमा पर बवाल, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृहमंत्री शाह से लगाई दखल की गुहार। जी हाँ, दरअसल असम मिजोरम सीमा पर सोमवार को फिर से हिंसा भड़क गई है। सीमा पर झड़प और वाहनों पर हमला किए जाने की भी खबरें हैं। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मसले और ट्वीट करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग लाठियां लिए नजर भी आ रहे हैं और इस बीच हालिया तनाव के दशकों पहले से चले आ रहे विवाद को हवा दे दी है। इसको लेकर सियासत भी गर्म हो चुकी है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोराम थांगा ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल इसे तुरंत ही रोका जाना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि शहर के रास्ते मिजोरम लौटते वक्त निर्दोष दंपत्ति पर गुंडों ने हमला कर दिया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। आखिरकार इस तरीके की हिंसक घटनाओं से आप किस तरीके की न्यायोचित ठहराएंगे? तो ये टकराहट जारी, और इसी को देखते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह से एक दखल की अपील की। अगली अपडेट लेते हैं। चीन ने भारतीय नाविकों की एंट्री को किया बैन, हजारों के बेरोजगार होने की आशंका। जी हाँ, अखिल भारतीय नाविक और सामान्य कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि चीन भारतीय चालक दल वाले जहाज़ों को अपनी सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है। संघ ने सरकार से मदद की गुहार करते हुए कहा है कि इसमें हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को कहना है कि उन्हें चीन से ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार के इस फैसले में हस्तक्षेप कर हजारों भारतीय नाविकों की नौकरी को बचाने में मदद करने की गुहार लगाई है। सेलर संगठन का आरोप है कि फिलहाल चीन जाने वाले जहाज़ों के लिए कंपनियां नाविकों की भर्ती कर रही हैं। संगठन ने इसकी कोई वजह फिलहाल नहीं बताई है। चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? संगठन ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को लिखे पत्र में दावा करते हुए कहा है कि इस कारण से करीब 20,000 नाविकों को घर बैठना पड़ा है। तो ये भी एक बड़ी, और चीन की एक हिमाकत, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक टेंशन भी है और चीन को करारा जवाब देने का समय भी आ गया है। अगले अपडेट लेते हैं। पीओके में चुनाव जीतने के लिए इमरान ने लगाई आग, फिर भी साधारण रहा प्रदर्शन। जी हाँ, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर आग लगाने का आरोप लगा है। आरोप है कि चुनाव जीत हासिल करने के लिए इमरान खान ने पीओके की शांति को बर्बाद करके रख दिया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर चुनावी जीत हासिल करने के लिए हिंसा करके चुनाव में धांधली करने, बूथ कैप्चर करवाने के भी आरोप लगे हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इमरान खान की पार्टी पीओके में साधारण बहुमत ही हासिल कर पाई है। पीओके में रविवार को चुनाव कराया गया था जिसमें भीषण हिंसा देखने को मिली थी और इमरान खान के पीटीआई के भी 2 कार्यकर्ता हिंसा भड़काते वक्त मारे भी गए थे। वहीं कार्यकर्ताओं की मौत के बाद इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई पुलिस वालों को भी बुरी तरीके से पीट दिया था। हम चलते हैं अपडेट। दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य विमानों की तैनाती कर रहा चाइना। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, दरअसल चीन ने दक्षिणी चीन सागर में बनाए गए कृत्रिम द्वीपों को अब हथियारों से पाटना शुरू कर दिया है। हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने इन विवादित द्वीपों पर कई लड़ाकू और गश्ती विमान, हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को तैनात किया है। इस सैन्य अड्डे के सहारे चाइना का सपना
पूरे साउथ चाइना सी पर राज करने का है। यही कारण है कि पूरे इलाके को लेकर चीन का ताइवान, वियतनाम, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस के साथ विवाद है। वॉशिंगटन टाइम्स ने मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया है कि मई और जून में स्प्रेटली द्वीप समूह के बनाए सैन्य अड्डों पर चीन ने KJ-500 एयर वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को तैनात किया है। दूसरी सैटेलाइट तस्वीरों से सुबह रीक पर बने एयरबेसेस पर Y-9 ट्रांसपोर्ट विमान और Jet-8 हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर दिखाई दिए हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, सिल्वर मेडल के साथ वतन लौटी मीराबाई चानू। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। जी हाँ, दरअसल टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला बेंटी लिफ्टर मीराबाई चानू सोमवार को स्वदेश लौटी हैं। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। चानू के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही भारत माता की जय जय के नारे लगे। इस दौरान मीरा की RT-PCR जांच की गई थी। मीरा के साथ उनके कोच विजय शर्मा भी लौटे हैं। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। दूसरे दिन ही भारत की झोली में पदक आ गया। 24 जुलाई को वेट लिफ्टर में मीराबाई चानू 49 किलोग्राम ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोल दिया है। चानू ने इस टोक्यो ओलंपिक पदक में जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। आपको बता दें कि मणिपुर की 26 साल की वेट लिफ्टर ने कुल 202 किलोग्राम यानी 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम का भार उठाकर रजत पदक को अपने नाम किया था। तो दोस्तों एक लाइक बनता ही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर येदियुरप्पा का कर्नाटक में इस्तीफा, नए CM के रूप में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है 4 नाम। जी हाँ, कर्नाटका की राजनीति में इन दिनों उथल पथल जारी है और इस बीच कर्नाटका के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा आज यानी सोमवार को विधानसभा में इस्तीफा देने का ऐलान किया। इसके बाद राजभवन पहुंचकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया। येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ऐसे समय दिया गया जब आज कर्नाटका की भाजपा सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में हर किसी की नज़र इस बात पर है कि अब भाजपा राज्य की कमान किसे सौंपेगी। वहीं नई दिल्ली में कर्नाटका के नए CM को लेकर बैठक हो रही है, जिनमें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री की पद की रेस में प्रहलाद जोशी, BL संतोष, लक्ष्मण सवदी और मुरुगेश निरानी का नाम शामिल है। अगली खबर लेते हैं तो दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले CM योगी का बड़ा दांव, 1 लाख लोगों को मानदेय पर रोजगार देने की तैयारी। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक और जहां सरकार सरकारी नौकरियां देने का फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी महकमों में 1 लाख से अधिक पदों पर मानदेय पर नौकरी देकर अर्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को भी रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। कोरोना काल में रोजगार छीनने से भी बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अन्य प्रदेशों से भी अपने गांव लौट कर आए प्रवासी श्रमिकों से हजारों श्रमिक भी तीसरी लहर के भय से वापस नहीं लौटे हैं। सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं और अर्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों के गाँव से ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कुछ विभागों में मानदेय पर भर्तियाँ शुरू की है। बीते दिनों कैबिनेट ने 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव कम अकाउंटेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कभी जिनके हाथ में होती थी सत्ता वो वोट बैंक मान रही हैं तमाम पार्टियां। जी हाँ, दरअसल यूपी की सियासत में लंबे समय सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समुदाय महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। बसपा ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज कर सभी दलों को बेचैन कर दिया। यही वजह है कि 2022 के चुनाव में बसपा के बाद सपा से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक ब्राह्मण समुदाय को साधने से जुट गई है। आज़ादी के बाद यूपी की सियासत में 1989 तक ब्राह्मण का वर्चस्व कायम रहा है और 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति आज उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है। हालांकि आपको बता देगा अभी भी ब्राह्मण वो मोटो का जो एक निर्णायक मत होता है। यही कारण है कि 2007 में मायावती के लेने के बाद
2012 में अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों के लिए तमाम बड़े ऐलान किए थे और जिस वजह से ब्राह्मण वोटरों ने बड़े पैमाने पर सपा को वोट दिया था। 2017 में भाजपा की तरफ ब्राह्मण वोटर घूम गए थे। अब 2022 में एक बार फिर से सपा हो या बसपा हो या भाजपा तमाम या फिर कांग्रेस, तमाम पार्टियां ब्राह्मणों को साधने की पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी हैं। आपको क्या लग रहा है कि ब्राह्मण मतदाता इस बार किसे बनाएगा मुख्यमंत्री? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव जरूर दें। आपको क्या लग रहा है कि क्या इस बार भी एक वोट बैंक के रूप में काम होंगे या फिर इस बार निर्णायक भूमिका निभाएगा मतदाता? अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में रहने वाले चीन के एक मजदूर को मिलेगी स्पेशल सुरक्षा। विदेश मंत्री और ISI चीफ की फटकार। जी हां, दरअसल दासू बस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने घोषणा की कि पाकिस्तान में रहने वाले चीनी नागरिकों को स्पेशल सुरक्षा दी जाएगी। इमरान खान सरकार ने चीनी नागरिकों को स्पेशल सुरक्षा देने की घोषणा की है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि ISIS के मुखिया भी हाल फिलहाल में चीन में जिनपिंग से मुलाकात की थी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है शिवालय। आपको बता दें कि शहर के मंदिर से लेकर तमाम जगहों पर प्रदेश भर में जबरदस्त हर हर महादेव के नारों से गूंजा पूरा देश। कमेंट के माध्यम से जय हिंद, वंदे मातरम लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, देश के उन वीर सैनिकों के लिए और हर